हेलो स्टूडेंट्स। जेएमएन 2022 में ये सेशन 2 में 25 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका पार्ट 3 है, यानी कि इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। लिखा हुआ है कि जेड इक्वल टू 1 प्लस कोस 6 पाई प्लस 5, और फिर लिखा हुआ है प्लस आयोटा साइन 6 पाई प्लस डिवाइड बाई 5, है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले बात तो 1 प्लस कोस को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको आर्गूमेंट ऑफ जेड चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया 1 प्लस कोस थीटा वाला, तो ये हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 3/5 हो जाएगा। इतना लिख लेंगे इसको, प्लस आयोटा, और इसको आप लिख दोगे 2 साइन साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो 3π/5 और कोस 3π/5, है ना। इतना लिख दिया। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ रहा है और कोस 3/5 कॉमन आ रहा है। तो ऐसा करने के बाद में ये अंदर बचेगा कोस 3π/5 प्लस आयोटा साइन 3π/5। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि आर्गूमेंट आर्गूमेंट जो है 3π/5 हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जेड इक्वल टू आर, और यहाँ पर अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे जो आर होता है वो मॉडुलस ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होता है। ठीक है, लेकिन बस यही इसीलिए ये सवाल दिया गया था। इसका रीजन है ये है कि ये कोस 3π/5 जो आ रहा है ना, ये आ रहा है नेगेटिव, है ना। मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, जो आर हम बात कर रहे थे, और आर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमने इसको पॉजिटिव बनाया, इसके लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो फिर जो एक जो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो अंदर भेज दिया, यानी कि माइनस कोस 3π/5 प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन 3π/5, है ना। यही इसीलिए सवाल बनाया गया था ना। ये इतना इजी सवाल तो देगा नहीं एनटी, है ना। जेईई में इतना इजी सवाल आ जाए, सीधे आप 2 लाइन में इसका आंसर लिख दो, है ना। मतलब आ भी सकता है, इजी सवाल आ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर यही सवाल का ब्यूटी यही था, मतलब, है ना। और ठीक है, तो आर तो हमको मिल गया, लेकिन हमको आर्गूमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। भाई माइनस कोस थीटा जो होता है ना, उसको हम कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कोस यहाँ पर पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस 3π/5 लिख दिया, है ना, यानी कि 2π/5 हो जाएगा, और 2π/5 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर माइनस का माइनस रहने दिया, और साइन, इसको थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 2π/5 कर दिया इसको, और जो बार माइनस था उसको यहाँ अंदर भेज दिया। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि कोस थीटा और कोस माइनस थीटा सेम होता है। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने लिख दिया। अब ऐसा लिखने से अब आप इतना देख पाओगे, इस पूरे को आप लिख पाओगे यूलर फॉर्म में, ई पावर आयोटा, एंगल आ जाएगा -2π/5। ठीक है, और हमको पता है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस पाई से जो भी आर्गूमेंट होता है उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है जेड का, माइनस पाई से पाई के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये उसी उसी रेंज में आ रहा है, माइनस पाई से पाई वाले रेंज में। तो यानी कि यहाँ से आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना आया, -2π/5 आ गया। ठीक है, ये आंसर इस सवाल का। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ए, और ए रीजन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर से तो बड़ा होना चाहिए भाई, और मिनिमम ऑफ x+2 और 4 - 3x से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो x+2 और 4 - 3x को ड्रॉ कर लो आप, है ना। तो दोनों स्ट्रेट लाइन से, लीनियर इक्वेशन से, तो y इक्वल टू x+2 से बन जाएगा कि स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट 2 है, तो ऐसे बन जाएगा। दूसरे वाले का लाइन का स्लोप -3 है और y इंटरसेप्ट 4 है। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ से पास होगा। ठीक है, अब इसमें इसमें क्या बोला है कि मिनिमम इसका चाहिए। ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर है,
तो एक्स स्क्वायर पे अगर आप बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। ठीक है। और अच्छा, तो एरिया बाउंडेड किस किस से हो रही है? मिनिमम ऑफ दिस है। तो मिनिमम हमको एडिट कर देना चाहिए ना मिनिमम। तो मिनिमम इन दोनों का कौन कौन सा होगा? एक तो ये पूरा मिनिमम आ जाएगा, मतलब ये मिनिमम चलता रहेगा इन दोनों लाइंस का, और फिर इधर मिनिमम चलता रहेगा। ठीक है। और जो पैराबोला है वाई इक्वल टू एक्स करो तो आपको दिख ही गया, यानी कि एरिया यही वाला आ गया पूरा। ठीक है, समझ गए? तो इसी एरिया को कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट कैसे करो आप? ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा हमको, तो 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये पॉइंट अगर x1 आया, ये वाला पॉइंट अगर x2 आया और ये वाला पॉइंट x3 आया, तो हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा x1 से x2 तक, तो जो लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है यानी कि x+2, ये ऊपर रहेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर dx, फिर x2 से x3, जो दूसरी वाली जो लाइन है। ठीक है, अ, वो कितना है? 4 - 3x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर देना आप। ठीक है। अच्छा, रीजन यही आया, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसे पता चलेगा कि भाई जो वाई था एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए और इनके मिनिमम से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। भाई x1 कैसे निकलेगा? x1 निकल जाएगा, लाइन और पैराबोला को सोल्व किया, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू x+2। ये कब कब इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, दिख ही रहा है कि 2 पर इक्वल होगा ये। अच्छा, एक तो 2 पर होगा, और किस पे हो सकता है? एक -1 पे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 पर तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला हमको नहीं चाहिए, हमको -1 वाला चाहिए, नेगेटिव वाला। तो x1 तो आ गया -1, है ना, नेगेटिव में चाहिए। और इन दोनों लाइन को अगर सोल्व किया, x+2 इक्वल टू 4 - 3x, तो वो आ जाएगा 4x इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू हाफ, यानी कि x2 कितना आ गया? हाफ आ गया। यहाँ से x2 निकल गया हाफ, और x3 भी निकाल लेंगे। ठीक है, पैराबोला एक्स स्क्वायर और 4 - 3x, x इक्वल टू 1 आ जाएगा इसके लिए ना, तो x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, x3 विल बी 1। ओके, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे हम। मतलब अब तो इंटीग्रेट कर देना आप, है ना, कर ही दोगे। हमको x1 x2 x3 मिल गए, बस इंटीग्रेशन करना बाकी है। लास्ट सवाल इस लेक्चर का, तो क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखा, और इसमें लिखा हुआ है कि जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब तो यही है। ऐसा कब होता है? पहली बात तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, वो तो है। अब इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं होने चाहिए, यानी कि इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि रियल रूट्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करवाना। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट यही होता है, यानी कि अल्फा स्क्वायर छोटा होना चाहिए किससे? 4 बीटा से। तो अल्फा और बीटा हम इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, और ये तो अब हमको इसमें प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ये है ना, इसमें करना ही क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सप्रेशन एंड अल्फा बीटा ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, है ना। अल्फा बीटा कैसे मिलता है? एक डाई को थ्रो करने पर, है ना, एक डाई को नहीं, दो डाई को ना, पेयर ऑफ डाई का मतलब दो डाइस है, तो दो डाइस को थ्रो करने पर अल्फा बीटा मिल जाता है। भाई एक डाइस से अल्फा मिलेगा, दूसरे डाइस से बीटा। तो वैसे तो केसेज टोटल केसेज या टोटल आउटकम तो कितने हो जाएंगे? 6 × 6, है ना, 36 आउटकम हो जाए टोटल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम हमको निकालना है ना, फेवरेबल हमको निकालना है।
तो फेवरेबल आउटकम कैसे निकालोगे? जैसे बीटा आपने अगर फिक्स कर दिया 1 है, तो बीटा 1 हो गया, है ना? तो 4 इंटू बीटा, यानी 4 इंटू 1 4 हो गया। अब अल्फा स्क्वायर ऐसा आपको ढूंढना है जो 4 से कम आए। मतलब बीटा को हमने 1 फिक्स किया, हम 2 3 4 5 6 इस तरह से फिक्स कर देंगे बीटा को। तो अगर आपने बीटा 1 लिया तो अल्फा 1 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है ना? और फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 4 से छोटा नहीं होता, 4 4 से छोटा नहीं होता, 4 4 का इक्वल होता है। तो यानी कि ओनली एक ही इसमें आउटकम आएगा। फिर बीटा को हमने 2 लिया, तो बीटा को 2 लेने के बाद में ऐसा बन जाएगा यहाँ पर कि अल्फा स्क्वायर लेस देन 8। ठीक है, अब अल्फा क्या क्या ले सकते हो आप? 1 ले लो, ठीक है, 2 ले सकते हैं, या 3 लेंगे? 3 नहीं ले सकते, क्यों? 3 का स्क्वायर 9, 9 8 से छोटा नहीं होता। तो बीटा को अगर 2 लिया तो अल्फा 1 और 2 ही ले पाएंगे। फिर सिमिलरली इस तरह से मतलब करते जाएंगे। बीटा का 3 लिया तो फिर अल्फा स्क्वायर, ये इक्वेशन बने, मतलब इनिक्वलिटी बनेगा 12। ठीक है, बीटा 3 लिया तो यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। फिर बीटा अगर 4 लिया तो ये आ जाएगा 16, अल्फा स्क्वायर लेस देन 16। तो 1 2 3 3 तक ले सकते हो ना, 4 नहीं ले सकते यहाँ पर। फिर 5 लिया, तो 5 लेने के बाद में 25 हो जाए, 25 नहीं होगा, कितना होगा, 20 होगा ना। तो अल्फा स्क्वायर 20 से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 आ जाएगा अल्फा। फिर 6 लिया तो अल्फा स्क्वायर लेस देन 24। तो इस केस में 1 2 3 4, या 5 हो सकता है अल्फा? नहीं हो सकता ना, 5 का स्क्वायर 25 बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो कितने फेवरेबल आउटकम आ गए, गिन लो। यहाँ से तो एक ही आया, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से भी 3 आउटकम फेवरेबल आ रहे हैं, है ना? और यहाँ से 4 आ रहे हैं, यहाँ से भी 4 आ रहे हैं। तो 8 8 और 3 11, 14 14 एंड 3 17। तो फेवरेबल आउटकम 17 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी, है ना? वो हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 36। ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन शायद इसमें थे नहीं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो शायद लिखा नहीं होगा, बट कोई बात नहीं। 17/36 इज द आंसर। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना? ये पार्ट 3 था, और आई होप कि आपको जो डिस्कशन किया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको हेल्प मिलेगी आपके जो आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो अभी इस सेशन में। ठीक है, हो सकता है कि आपका पेपर भी बाद में होगा, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में।